लास्ट क्वेश्चन। हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन वही करवाया था ना, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब वाला। ये है क्वेश्चन, ये फंक्शन दिया हुआ है और पूछा है मीन पोजीशन का कोऑर्डिनेट, एम्पलीट्यूड, एक्सट्रीम पोजीशन का कोऑर्डिनेट, और ओरिजिन से मैक्सिमम और कितना मिनिमम डिस्टेंस चलेगा पार्टिकल। किससे कंपेयर करेंगे इसको? एक फंक्शन लिखा होगा आपके नोट्स में कहीं पे, मिला?
ऐसा वाला उससे कंपेयर करोगे। ऐसा वाला फंक्शन ढूंढो, कहीं नोट वोट में लिखा होगा। अरे हंसो मत, आंसर दो। आपके सेकंड लास्ट पेज पे है वो। ये शीट क्या करें, इसी शीट पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। देखो ऐसा फंक्शन कभी भी दे तो पहला डेटा पॉइंट यही है कि ये जो x इज इक्वल टू एक्स नॉट है, यही हो जाएगी आपकी मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 10, 10,0। एम्पलीट्यूड 2। अब एक्सट्रीम के लिए आप पहले मीन पोजीशन बना लेंगे। ये मीन पोजीशन कहाँ है? x इज इक्वल टू 10 और एम्पलीट्यूड कितना है? 2। तो इस साइड में मैक्सिमम कितना जा सकते हैं? 2। इस साइड में भी मैक्सिमम कितना जाएंगे? 2। और ये कौन सी पोजीशंस हो जाएंगी? बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे राइट एक्सट्रीम के? कितना? 12,0। और 2 पीछे आओगे तो ये हुआ थर्ड का आंसर, 8,0 और 12,0। ओरिजिन से मैक्सिमम और मिनिमम कितना दूर गए हम? यहाँ कहीं है x इज इक्वल टू 0,0, ये ओरिजिन, सॉरी। मैक्सिमम कितना दूर गए हैं और मिनिमम? ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स। वो मीन पोजीशन डिनोट करता है। कभी भी फंक्शन ऐसे दे दे कोई नंबर प्लस कुछ कुछ, कहने का मतलब ये मीन पोजीशन है, वहां पे 2 की एम्पलीट्यूड का एसएचएम हो रहा है। आई आर एम एस निकालने के लिए तो ये और ये दोनों यूज होगा, उसका अलग है लॉजिक। यहाँ पे आरएमएस नहीं पूछेंगे ना आपसे। वहां पे वो फंक्शन का मैं आपको आरएमएस का डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूंगा, तो सीधे फॉर्मूला मिलेगा, आप कंपेयर करके वैल्यूज लिखते हो और सीधे सीधे आंसर लिखते हैं। सैटरडे को क्लास देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इधर है। आई
करंट में ऐसा ही साइनोसॉइडल फंक्शन देके आपसे वो IRMS पूछ लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है √a² + b² / 2। जो भी साइन के साथ या कॉस के साथ होगा उसके स्क्वायर के नीचे 2 भी लगा देना है, और जो नंबर एज इट इज है वो एज इट इज रूट में स्क्वायर होगा। तो अगर यही I = 10 + 2 साइन ऐसा दिया होता तो उसका RMS वैल्यू हो जाता √10² प्लस साइन का एम्पलीट्यूड कितना है 2, ये हो जाता 2²/2। ये फॉर्मूला है वहां पे डायरेक्ट। आपको ये समझना है कि अगर ये करंट का फंक्शन दिया होता, वैसे तो आपको अभी करंट नहीं सोचना चाहिए, मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा ही, बट उसमें ये क्या टाइम के साथ चेंज हो रहा है? नहीं, तो उसका वैल्यू वही आता 10। इसका टाइम के साथ वैल्यू चेंज होते रहता, तो यहाँ पे आप आरएमएस निकालते, तो आप उसको एनीवेज 10 प्लस इसका रूट बाय वो भी कर लेते, तब भी आंसर वही आता। आएंगे उस पे, थोड़ा सा धीर धरो, पेशेंस, सब पढ़ाऊंगा मैं। फाइंड में यही सब फंक्शन अलग है बस। हम तो साइन कॉस डील करना जानते, कॉस स्क्वायर आ गया तो डबल एंगल हाफ एंगल वाले फॉर्मूले यूज करो। फंक्शन है 6 cos² πt। अब बोला उसका मीन पोजीशन बताओ कहाँ होगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा, एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ पे होगा, और ओरिजिन से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कितना चलेंगे। हाँ वो वाला यूज करना है। आप हमेशा साइन फंक्शन में ही चेंज करके लेके आएंगे। cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे? cos² थीटा माइनस, सिर्फ cos² के टर्म्स में यही फॉर्मूला क्या था? यहाँ से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं cos² थीटा को 1 प्लस cos टू थीटा, और 2 को भी नीचे भेज दे? क्या ये कर सकते हैं? यही आपको यहाँ भी करना है। हाँ उसको अलग करेंगे तभी हमारा पिछले फंक्शन जैसा बन जाएगा। हमारे पास फंक्शन में थीटा की जगह पे क्या है, पाई टी, यही सब्सटीट्यूशन करोगे, एंगल यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 पाई टी। मल्टीप्लाई करके सबके साथ भेज दो, क्या मिल जाएगा हमें, 3 प्लस 3 cos 2 पाई टी। अभी भी इसको एनालाइज नहीं करना है, कॉस को साइन में बदलने के लिए क्या करते थे हम लोग, क्या ऐड करते थे, नोट्स में लिखा हुआ है सब, π/2 क्या, तो इसको साइन में भी लेके आने के लिए हम क्या लिख देंगे, साइन 2 पाई टी प्लस। अब आप एनालिसिस शुरू करेंगे, तो दिस इज द फंक्शन जिस पे आपको काम करना है।
अब आप इसको कंपेयर करेंगे लास्ट क्वेश्चन के फंक्शन से। x इज इक्वल टू वॉट, एक्स नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब बताइए मीन पोजीशन एक्स नॉट कितने पे है? 3 पे है। एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम, ए का वैल्यू वो भी 3। और क्या पूछा था आपसे? एक्सट्रीम पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स, x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे भी हम जाना है 3, पीछे भी आना है 3, 6 और 0। तो लेफ्ट एक्सट्रीम कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे हो जाएगा क्या? एंड राइट एक्सट्रीम विल बी एट 6,0। और मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना चले? मिनिमम डिस्टेंस 0 क्योंकि आप ओरिजिन पे ही हो, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस राइट एक्सट्रीम कहाँ पर है? 6। ये होंगे आपके आंसर्स। ठीक है, रोहित आ रहा है समझ में? साइन ए प्लस साइन बी, उसको आप फेजर से एनालाइज कर लो ना। मान लो ऐसे दे दे ए साइन ओमेगा टी, यही वाला कह रही हो क्या? पहले तो ये बताओ। ऐसा, ये वाला? ये वाला क्या, साइन ऑफ ए प्लस बी? साइन सी प्लस साइन डी क्या? ये वाला? इसकी फिजिक्स में कहाँ जरूरत पड़ रही है आप लोग को? अरे उतना नहीं पूछते, इसी सब में घूमते रहते हो लोग। और साइन प्लस साइन तो एनालाइज हम कर ही लेंगे ना। वो उससे हो जाएगा, उसमें लोड नहीं है। और अभी एसी भी पढ़ोगे ना, बहुत सारी चीजें वहां भी सीखोगे, तो कलेक्टिवली दोनों चैप्टर पढ़ने के बाद लगभग हर फंक्शन एनालाइज कर ही लोगे। जो यहाँ छूटेगा वो एसी में एनालाइज हो जाएगा। इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ। हाँ ऐसा क्वेश्चन देखा है मैंने भी। बताता हूँ मैं देख के बुक में से, है ऐसे क्वेश्चंस, 1-2 साल पहले देखे थे मैंने। आई थिंक एक बार नीट में भी पूछा है क्या ऐसा कुछ, नॉट श्योर। बताता हूँ देख के मैं। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये फंक्शन दे रखा है,
डिस्प्लेसमेंट फेजर प्लॉट करना है, वेलोसिटी का फेजर प्लॉट करना है, एक्सीलरेशन का फेजर प्लॉट करना है। देखो फेजर कैसे प्लॉट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फेजर तो प्लॉट कर ही सकते हो। अगर ये सिर्फ साइन ओमेगा टी होता तो हम किस एक्सिस के अलोंग बना देते, एक्स के अलोंग रेफरेंस फेजर बना लेते। ये रेफरेंस फेजर से लीड कर रहा है या लैग कर रहा है? लीड कर रहा है। कितना लीड कर रहा है? 5/6 मतलब कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो एक्स वाला फेजर क्या हम यहां से 30 डिग्री ऊपर बना सकते हैं? ये कौन सा फेजर हो जाएगा? दिस विल बी एक्स। ये एम्पलीट्यूड वही होगा जो इस सर्कल का रेडियस होगा। इस सर्कल का रेडियस होगा कितने का? 5 का। ठीक है, ये समझ में आया। 5 का रेडियस लेके सर्कल बनाएंगे और सिर्फ ओमेगा टी होता तो यहीं पे रुक जाते, प्लस 30 है तो हम 30 डिग्री ऊपर चले जाएंगे। यहां ध्यान देना, कॉस को साइन में चेंज करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? π/2। तो इसी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिख सकते हैं। हमारे फंक्शन में क्या ऑलरेडी साइन ओमेगा टी प्लस π/6 है? ठीक है, हम जब इसको करेंगे, अगर ये सपोज प्लस π/6 होता तो क्या वो भी अंदर आता? या आप ये मानो कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है x, तो इस केस में क्या ये रेफरेंस एक्सिस के अलोंग बनाया जाएगा? मैं उसी फंक्शन की बात ले रहा हूं, लीड लैग बस बताना है मुझे। तो ये क्या x हो जाएगा हमारा, और ये जो v आपने बनाया है ये इससे कितना ऊपर होगा? π/2 ऊपर होगा क्या? और इसका एम्पलीट्यूड भी क्या थोड़ा सा ज्यादा होगा? इसका सिर्फ a था, इसका क्या है? a इंटू ओमेगा है। बट कितना लीड करेगा इससे ये? π/2। तो आपको याद ये रखना है कि वेलोसिटी का जो फेजर है ये लीड करेगा डिस्प्लेसमेंट के फेजर को बाय कितना डिग्री? बाय 90 डिग्री। अंदर फेज डिफरेंस हो नहीं हो वो मैटर नहीं करेगा। तो इस केस में जब हम बनाएंगे v को, तो इससे 90 डिग्री इसमें भी तो लीड करेगा। एसएचएम में वेलोसिटी ऑलवेज लीड करेगा डिस्प्लेसमेंट को, कितने डिग्री से? 90। तो यहां से हमें v वाला फेजर कितना आगे बनाना चाहिए? 90 डिग्री। कितने डिग्री पे होगा वो? 120, क्योंकि 30 पे ऑलरेडी है और 90 जाएंगे तो हम कितना डिग्री पे पहुंच जाएंगे? 120। क्या वो फेजर थोड़ा सा बड़ा भी होना चाहिए? थोड़ा सा बड़ा खींच देंगे और ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी का फेजर। और ये कितने डिग्री पे होगा? यहां से 120 डिग्री। और x से कितना लीड करेगा? 90। ये समझ पाए? ये v का फेजर प्लॉटिंग है।
एक्सीलरेशन में आऊं, माइनस साइन ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी करने में हम क्या कर सकते हैं, प्लस पाई कर सकते हैं। तो इसको क्या हम ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई कर देंगे। इस रेफरेंस फेजर को कितने से लीड कर रहा है ये, 180 से, क्या इससे कितना आगे है, 90। तो वेलोसिटी से और 90 आगे कौन मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इससे 90 डिग्री और आगे जाएंगे तो हमें कौन सा फेजर मिल जाएगा, एक्सेलरेशन वाला फेजर मिलेगा। तो यहां से और 90 जाना है, तो हम ऑलरेडी कितने पे थे, ये एंगल क्या हम बता सकते हैं, 30 ही होगा क्या ये भी, क्योंकि इसी का तो ठीक ऑपोजिट हो जाएगा ये, 180 आगे है तो ये एंगल भी कितना हो जाना है, 30 डिग्री। क्या ये फेजर प्लॉटिंग समझ में आया? तो आपको याद डायरेक्ट ये रखना है कि वेलोसिटी विल लीड डिस्प्लेसमेंट बाय कितना डिग्री, 90 डिग्री, और एक्सीलरेशन वाला फेजर लीड्स डिस्प्लेसमेंट फेजर बाय कितना, 180 डिग्री। और इसी एक्सीलरेशन की बात करें, ये वेलोसिटी फेजर को कितने से लीड करेगा, डायरेक्ट याद रखिएगा ये तीन रिजल्ट्स। तो ये है आपके फर्स्ट पार्ट के आंसर्स। अगर ओमेगा का वैल्यू 1 से बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा, छोटा है तो फिर वो छोटा हो जाएगा। तो देख लेना डेटा के हिसाब से, हम अगर यहाँ पे चेक करें तो ओमेगा क्या 1 ही है, ओमेगा ओमेगा ही दिया है, तो सेम ही बना लो। बट लॉजिक समझ आया कैसे करना है प्लॉटिंग, बस उतना ही सीखना है। इसको अगर दो बार डिफरेंशिएट करें तो वही मिलेगा। हाँ, तो माइनस एक्स एक्सिस पर अगर हम माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी ले लेते तो उससे पाई बाय 6 नीचे एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है, कर सकते हो, बट हम तो रेफरेंस को लेके ही प्लॉट करते हैं ना। ठीक है, तो आप उसको प्लस साइन में कन्वर्ट करके फिर देख लो कितना आना है आगे। या वेक्टोरियली क्या इसी को हम ऐसे लिखते थे, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या ऐसा लिखते थे प्रीतम? दो वेक्टर्स के बीच में माइनस आ रहा है, मतलब वो दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, ऑपोजिट होंगे। अच्छा, अब एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ये ग्राफ कैसे बनाएंगे? होगा तो तीनों साइनोसॉइडल ही। स्टार्ट कौन कहां से होगा, मतलब साइन जैसा ही होगा वो। बाकी मिटाऊं? कल केमिस्ट्री क्लास हुआ था क्या? मैं फोकस्ड हूँ, मुझे भटकाओ मत। तो इसको प्लीज कहीं लिख लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो 5/2 से स्टार्ट हुआ जो पहले वाला
इसी का अब आपको वो निकाल लेना है, प्रोजेक्शन इधर की तरफ। आपको हमने एक टेबल बनवाई थी जिसमें क्वांटिटीज इन सर्कुलर मोशन और क्वांटिटीज इन एसएचएम था। उस टेबल पे पहुंचिए, वहां पे डिस्प्लेसमेंट फेजर का जो प्रोजेक्शन है वो क्या देगा हमें, एक्सटी ग्राफ। वेलोसिटी फेजर का प्रोजेक्शन क्या देगा, वीटी ग्राफ। और एक्सीलरेशन फेजर का प्रोजेक्शन क्या देगा, एटी ग्राफ। अब मैं बाकी मिटाने जा रहा हूं, मुझे यही पेज यूज करना है। ये लास्ट ईयर करवाया था क्या राजन ने? नहीं। आप लोग भी 3 बना लेना, एक में एक्स सिर्फ, एक में वी सिर्फ, एक में ए सिर्फ। तीनों ग्राफ्स के लिए अलग अलग, ताकि समझ में भी आए। फेजर कैसे घूमते हैं हमारे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो तीनों को हम एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपकी होगी मीन पोजीशन, और ये वाली हो, सॉरी, इसके करस्पॉन्डिंग होगी एक्सट्रीम, ये हो जाएगी मीन पोजीशन। एक्सटी ग्राफ क्या यहां से शुरू हो रहा है t इज इक्वल टू 0 पे, इनिशियल फेज, तो आपका एस एच एम भी यहां से शुरू होगा। अब ये मुझे बताओ, ये वेक्टर जैसे एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा, ये ग्राफ, ये जो शेडो है इसका, वो ऊपर जाना चाहिए या नीचे? ऊपर जाना चाहिए। तो इसके बाद आप साइन फंक्शन बनाना शुरू कर दोगे, ये हो जाएगा एक्सटी ग्राफ इस वाले का। समझ आ रहा है कैसे किया? आपको बस ऐसे सोचना है, यहां से लाइट मारेंगे और इसको घुमा देंगे तो ग्राफ कैसा उठेगा, या इसका शैडो कैसा उठेगा। तो ये ऊपर जाएगा तो इसका शैडो भी ऊपर जाएगा। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो ये एक्सट्रीम पे आ जाएगा। फिर जब ये इधर घूमेगा तब ये नीचे आएगा, और इसके नीचे जब आएगा तो हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सट्रीम में जाएगा। इतना समझ पाए? ये एक्सटी ग्राफ बनाने का तरीका है। इसमें मुझे बताएं, ये वाली पोजीशन आपकी, ये x इज इक्वल टू 0 बताएगी। हम ऐसे इस एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं, ये माइनस एक्स है और वो t है। इसको थोड़ा सा इधर खिसकाता हूँ। इसके करस्पॉन्डिंग आपकी एक एक्सट्रीम, इसके करस्पॉन्डिंग आपकी दूसरी एक्सट्रीम। ग्राफ इन्हीं के बीच में रहना चाहिए, और साइनोसॉइडली ही वेरी करवा देंगे आप आगे। ये मुझे बताओ,
आपका पार्टिकल इनिशियली अगर यहाँ है तो यहाँ से जब आप लाइट टॉर्च मारेंगे तो इसका शैडो क्या यहाँ मिलेगा, तो आपका ग्राफ शुरू होगा उस पॉइंट से। ठीक है, ऊपर जाएगा या नीचे इसको एनालाइज करने के लिए इधर देखना है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, घूमना एंटी क्लॉकवाइज ये इसके आगे, तो ये नीचे जाएगा क्या, तो शैडो इसका जो यहाँ गिरेगा वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वो भी नीचे जाएगा। तो आपका ग्राफ यहां से फिर कैसा होगा, आप नीचे लाके फिर साइनोसॉइडली कंटिन्यू कर देंगे। आ रहा है बात समझ में? ये तरीका है वीटी ग्राफ बनाने का। एटी बना सकते हो क्या, बनाओ। तो ये हो जाएगा v एंड दिस विल बी t। अरे स्केल क्या करोगे, हाथ से बना लो। हम्म, मेन पार्ट तो कवर कर लिया आपने उंगली से। ठीक तो लग रहा है। नहीं, एम्पलीट्यूड तो बस ये बता रहा है ना कि मैक्सिमम पीक वैल्यूज कितनी जाएंगी, बाकी ग्राफ का नेचर तो वो फंक्शन डिसाइड करेगा ना। तो यहाँ पे ये वी मैक्स होगा, ये नेगेटिव में वी मैक्स होगा, तो ये प्लस है ओमेगा, माइनस है ओमेगा। ओमेगा बड़ा हुआ तो वो उससे ज्यादा होगा, ये तो मैंने पीछे ही बोला था ना। देखो यहाँ ध्यान दो, आपका डाउट इधर है। ये अगर वेलोसिटी फेजर है तो यही क्या एक्सट्रीम पॉइंट्स होता है, यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। तो यहाँ भी वेलो ये कौन सा पॉइंट होना चाहिए, वी मैक्स वाला होना चाहिए, और ये नेगेटिव में वी मैक्स वाला होना चाहिए। जीरो तो यहाँ पे होगा ना। एक्सट्रीम पे क्यों जीरो होगा, एक्सट्रीम पे तो मैक्सिमम होगा, उसके बाद डिक्रीज होगा ना। तो मोमेंटेरीली जीरो हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू हुई। हम तो टाइम के साथ प्लॉट कर रहे हैं ना। ये ग्राफ देखना क्या ऐसा ही बना है। अच्छा ये बताओ, इसका शैडो कहाँ गिरेगा, इसका शैडो क्या यहाँ पे आएगा कहीं इधर, तो आपका ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से। अब ये जब नीचे जाएगा, इधर जाएगा, तो आपका शैडो किधर जाएगा, नीचे या ऊपर, नीचे जाएगा, क्योंकि अभी एक्सट्रीम आना बाकी है। तो इसके बाद आप इस ग्राफ को ऐसा नीचे लेके जाके फिर ऐसे कंटिन्यू करवा देंगे, क्योंकि ये जब नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा, ये यहाँ पे पहुंचेगा तो एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, फिर ये उठना शुरू होगा। तो ये हो गया एटी ग्राफ बनाने का तरीका। आया समझ में? ठीक है, एक्सट्रीम केस में पूछ लेंगे तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। हम्म, हम्म,
तो ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा ना कंपेयर टू दैट। यहां पे ध्यान दो, ये सिर्फ ए है, इसको हम बोलेंगे ये प्लस ए है और ये माइनस ए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना, प्लस ए और माइनस ए, वेलोसिटी का मैक्सिमम। आ रहा है समझ में? यही तो डाउट नहीं है आपका। तो वैल्यूज ही अलग प्लॉट करेंगे ना हम, तो वहां पे वेलोसिटी प्लॉट करें तो वेलोसिटी का मैक्सिमम और यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम। हाँ, ओमेगा टाइम्स होगा यहाँ पे और ओमेगा स्क्वायर टाइम्स होगा यहाँ पे। अब ओमेगा अगर 1 से बड़ा हुआ तो वो और बड़ा हो जाएगा, ओमेगा अगर कम हुआ तो फिर वो छोटा हो जाएगा। तो ओमेगा डिसाइड करेगा कि कैसा होगा वो नेचर। उतना डिटेल में नहीं जाते हैं एग्जाम में, वो लोग यही पूछते रहते हैं। लिखो अच्छा क्वेश्चन। इफ टाइम पीरियड ऑफ SHM if time period of SHM is 36 seconds, if time period of SHM is 36 seconds, 1 2 3 करके पहले ये लिख लो, find the time taken by the particle, find the time taken by the particle, 1 2 3 करके लिखना आगे। If time period of SHM is 36 seconds, find the time taken by the particle, फर्स्ट में लिखना है to go from mean position to a/2, फर्स्ट है टू गो फ्रॉम मीन पोजीशन टू कैपिटल A/2, एम्पलीट्यूड का आधा डिस्टेंस जाने में। सेकंड है टू गो फ्रॉम A/2 टू A। फर्स्ट था मीन पोजीशन से A/2, सेकंड है A/2 टू A, और थर्ड है मिनिमम टाइम इंटरवल, द मिनिमम टाइम इंटरवल इन विच क्रॉसेस, the minimum time interval in which it crosses A/2 twice, the minimum time interval in which it crosses A/2 twice। ऐसा क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट में। क्या बात कर रहे हो? पहले का कितना आया? ठीक है, दूसरे का 6, और लास्ट वाले का पहला ये था x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू A/2, फिर था A/2 से A, और दूसरा था A/2 को क्रॉस करना है 2 टाइम्स, तो मिनिमम टाइम कितना। लास्ट का कितना होगा? कैसे किया प्रीतम? A/2 हो रहा है तो 30 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो 60 डिग्री चलने का उसका टाइम T/6 हो जाएगा। ठीक है, सही कर रहे हो, ऐसे ही करना है। फर्स्ट में तो वो वैसे कर सकते हो, एक मेथड तो देखो ये है, हमें पता है कि x इज इक्वल टू ए, क्या लिख सकते हैं हम, A sin
ओमेगा टी ऐसा लिख सकते हैं क्या? हमसे पूछा है कि x इज इक्वल टू कितने पे जाना है, a/2, तो हम x को ही a/2 रख दें। तो ये a से कट जाएगा और साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। कितने डिग्री पे हाफ होता है, 30 डिग्री। रेडियंस में कितना, तो ओमेगा टी को हम कितना ले लेंगे, π/6। ओमेगा की जगह पे क्या हम 2π/T लिख सकते हैं, इंटू टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6। आप पाई से पाई काट दो तो t इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, t/12 क्या, और t कितना था 36, ये हो जाएगा 3 सेकेंड। ये बता सकते हो। फर्स्ट पार्ट आप यहां से कर सकते हो कि 0 से शुरू हुआ है तो कहीं भी जाने में कितना टाइम लगेगा। a/2 से a का कैसे करेंगे, उसमें फंक्शन यूज कर सकते हैं क्या, उसमें फंक्शन थोड़ा मे भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। आप लॉजिक लगा सकते हो कि हमें पूरा टाइम पीरियड कितना दिया है, 36 सेकेंड्स दिया हुआ है। आप इसको सिंपली ड्रॉ करके भी मोशन को एनालाइज करके आंसर दे सकते हो। मैं पूरा क्वेश्चन फेजर से सिखाने के प्लान में था, बट ठीक है जैसे मजा है, वो भी मेथड बता ही दूंगा मैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस फेजर से ही बनेंगे। साइन फंक्शन कब यूज करते हैं, जब मोशन कहां से शुरू होता है, मीन या एक्सट्रीम, मीन से। हमने साइन ही मान ही लिया तो हम मीन से ही शुरू करेंगे। टाइम पीरियड अगर 36 सेकेंड्स का है तो इसी पूरे कार्यक्रम में क्या हमें 36 सेकेंड्स लगे होंगे। इधर से इधर जाने में कितना टाइम लगा होगा, t/4, t/4, t/4 और t/4। ये t/4 का वैल्यू कितना होगा, 9 सेकेंड्स। तो t इज इक्वल टू 0 पे अगर हम यहां थे, यहां पे कितने सेकेंड्स पे होंगे, 9। यहां पे कितने सेकेंड्स पे होंगे, 18। यहां पे अगेन कितने सेकेंड्स पे होंगे, और 9 सेकेंड बाद 27 क्या, और यहां पे फाइनली फिर कितने पे होंगे, 36 सेकेंड्स। अब आपने पहले क्वेश्चन में बस ये जानकारी निकाली है कि आपको a/2 कहीं यहां रहा होगा, दिस डिस्टेंस इज a/2। आपने t इज इक्वल टू 0 पे यहां से शुरू किया था, a/2 जाने में आपको कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड्स। यहां आप कितनी देर में पहुंच रहे हो, 9 सेकेंड्स। यहां कितना टाइम लग गया होगा, 6 सेकेंड्स। आ रहा है बात समझ में, क्लियर हो रहा है कि नहीं अंकिता? हाँ, 3 सेकंड तो आप ऐसे निकाल लोगे, मीन से शुरू हुआ है कहीं भी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब 0 से a/2 जाने में हमें कितना लगा था, 3 सेकंड। हमसे क्या ये पूछा था a/2 से a जाने में कितना लगेगा। हमें क्या ये पता है 0 से a जाने में हमें t/4 लगेगा, दैट इज कितना, 9 सेकेंड्स। 3 में यहां पहुंचे हैं, 9 में यहां पहुंचना है, तो कितना देर लगेगा a/2 से a जाने में, 6 सेकेंड्स। तो दिस पॉइंट इज करस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू a/2, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू a। तो वहां आगे जाने में कितना सेकंड लगेगा, 6। अब इसको आप ऐसे सोचो, 6 सेकंड में यहां गया है, वापिस a/2 आने में कितना टाइम लगेगा उसको, मोशन सिमेट्रिक होता है, तो यहां से अगर 6 लगा है, यहां से भी आने में कितना लगेगा, 6, और वो मिनिमम टाइम में वही वाला कंप्लीट होगा। दूसरा टाइम ये हो जाएगा, इधर से इधर गया फिर वापस इधर से इधर आ रहा है, तो उसमें टाइम डेफिनेटली ज्यादा लगेगा। तो आपसे मिनिमम पूछा है तो आप वही वाला आंसर कर देंगे कि उधरी से घूम के एक्सट्रीम से इधर आने में कितना टाइम लगा। आप ऐसे बताओ मुझे, a/2 से देखना दो तरीके से आया जा सकता है। एक मिनट में यहां समझाता हूं आप लोगों को।
नहीं समझ में आया तो बताना, फिर और एक मेथड से समझा सकता हूँ। दिस इज x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a/2 और ये है x इज इक्वल टू a। आपसे बोला था कि a/2 से a/2 ही जाना है, ठीक है। बताना पहले क्या ये दो तरीके होंगे a/2 से a/2 जाने में? यहाँ पे मैं लेफ्ट एक्सट्रीम बना देता हूँ, x इज इक्वल टू -a। एक तरीका क्या ये होगा, आप यहां पहुंचे, आप यहां से घूम के यहां पे आए, इसमें कुछ टाइम लगा। दूसरा आप यहां पे, इसको मैं ऊपर कर देता हूं, कि आपने मोशन शुरू किया, आप यहां पहुंचे थे 3 सेकंड पे, 6 सेकंड लगा के यहां पहुंचे, फिर 6 सेकंड में आप 12 सेकंड में यहां आ गए, तो इस कार्यक्रम में हमें टाइम कितना लगा? 12 सेकंड। अभी क्या ये यहां से यहां भी जाके आ सकता है, ये इधर जाए, फिर इस एक्सट्रीम से होके वापिस इधर आए, मोशन तो कंटिन्यू रहेगा। क्या इसमें टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ये कवर करने में हमें कितना टाइम लगा था? 0 से a/2 3 सेकंड, तो ये भी कितना लगेगा? 3 सेकंड। और मीन से एक्सट्रीम जाने में कितना लगा था? 9। तो इधर जाने में 9, इधर आने में 9, इसमें टाइम कितना लग रहा है? और मिनिमम टाइम में कब आ रहे हो? जब आप वहीं से घूम के आ जा रहे हो। आ रहा है बात समझ में? तो आपको मिनिमम टाइम कितना लग जाएगा? एक ऐसे गए, दूसरा ये वाला पाथ है। क्या मिनिमम? हाँ ऊपर वाला। a/2 से a तो हम आ ही रहे हैं, तो यही वाला a/2 होगा ना, प्लस वाला a/2, ठीक है। मतलब जब बोलेगा कि उसमें कितना मिनिमम टाइम है, वो a/2 से हाँ, तब a/2 कितने बार क्रॉस करेगा, तब वो 24 होगा। a/2 कितनी बार क्रॉस करेगा मतलब? वो मिनिमम टाइम, मतलब उसका अगर पूछता -a से क्या पूछता? -a से कहाँ जाने में? a/2 मिनिमम कितने टाइम में जाएगा? मिनिमम टाइम में आप सीधे सीधे भेज दो। तो सपोज ए से वहां से आना है, तो ये ऐसा शुरू हुआ, वहां पहुंचेंगे, वहां से फिर इधर आने में कितना टाइम लगेगा? ये कवर करने में कितना लगेगा इसे? 9, क्योंकि ए से मीन से एक्सट्रीम जाने में t/4 लगेगा 9, और इसमें कितना लगेगा 3। तो -a से a/2 पूछता तो आप ऐसे करते। इसके रिजल्ट को आपको याद भी रखना है, a/2 उनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है कि a/2 आने में टाइम कितना लगेगा और बाकी सब। तो आगे आप इसको बना ही लेंगे। वो नहीं पूछेगा। क्यों पूछेगा? ये भी नहीं पूछता है। वो ये पूछ सकता था कि मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, तो आप ये केस पकड़ लेते। उतना डिटेल में जाते नहीं है आपको नीट में, ये भी मैं एक्सट्रीम के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूँ कि इस बार जैसा पेपर था तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको लॉजिक फॉर्म करना सीखना है। एनीवेज ये मुझे बताओ, 0 से a/2 में हमें टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड। कैपिटल टी के टर्म्स में कितना है वो? t बाई कितना? t/12 है क्या? तो 0 से a/2 जाने में हमें कितना टाइम लगेगा कैपिटल टी के टर्म्स में? रिजल्ट जनरलाइज करना चाहता हूं ताकि आप सीधे रट जाएं। 0 से a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा कैपिटल t/12? a/2 से a क्या 6 सेकेंड लगा,
वो कितना था, t/6, और यही t/6 और t/12 को ऐड कर देते तो 0 से a मिल जाता क्या, वो क्या t/4 आना चाहिए था। तो इसी को क्या हम 3t/12 लिख सकते थे, दोनों को ऐड करते तो t/12 को क्या 2t/6 लिख सकते हैं। एक मिनट, 3t/12 और ये कितना हो जाएगा t/4। तो 0 से a आने में कितना टाइम लगेगा, t/4। ठीक है, ये हो गया क्या लिख के सब, वो सब बना लिए कोने वाला। जीरो से ये हाफ ऑफ एक्सट्रीम ही तो था a/2। बाकी सब आप फेजर से एंगल निकाल के वो प्लॉट करके कर लो, वो ज्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि आप फिर वहां पे यूनिटरी मेथड लगाने लगते हो कि 360 डिग्री के लिए कैपिटल टी लगा, इतने डिग्री में कितना लगेगा। नहीं, डिपेंड करता है। जेई मेंस में अब तक जो पूछा है वो 0 से a/2 में ही 3-4 बार पूछ लिया है, अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग शिफ्ट्स में। 0 से यहां जाने में t/4 ही लगेगा, क्योंकि आप इसी मोशन को तो 4 बार रिपीट कर रहे हैं। साइनोसॉइडल फंक्शन कैसा है, उसका प्रोजेक्शन तो सर्कुलर मोशन है, वो तो सिमेट्रिक मोशन है ना, जैसा ऑलवेज 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 हार्मोनिक का मतलब है ना। यहाँ देखो, आपको ये याद रखना है, इसको प्लीज बना ले कहीं पे। यहाँ पे अगर हम t इज इक्वल टू 0 पे है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू a/2 है, और यहाँ पर x इज इक्वल टू a है। ये मुझे बता दो, यहाँ से इधर जाने में टाइम कितना लग रहा है, ये वाला टाइम कितना था t/12, ये वाला यहाँ से यहाँ का टाइम कितना था t/6, और यहाँ से यहाँ का टाइम कितना था, ये बना लो। तो मोशन वहां से भी रिपीट होगा, तो a से a/2 आने में कितना टाइम लगेगा t/6, a/2 से a आने में अगेन t/12, वैसा ही लेफ्ट साइड में भी होगा। तो आप इसको याद रखिए। ये टाइम भी होगा t/6, और इधर से इधर का ये टाइम भी अगेन होगा t/12, और अगेन ये कंप्लीट हो जाएगा t/4। ऐसा ही इधर भी होगा। तो पूछेंगे 0 से -a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा, अगर हम मान लेते कि लेफ्ट साइड में ही वो निकल रहा है, वो भी t/12 ही लगेगा। अगर वो बोलेंगे ऐसा राइट एक्सट्रीम से होके उधर आ रहा है, तब फिर आप वो t/8 प्लस t/12 कर लेंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन देगा आप देख लेना उसके हिसाब से। वो मैंने बोला कि यहां से अगर वो -a/2 का पूछते हैं, ऐसे जाके ऐसे इधर आने में, तो ये t/4, ये t/4, ये 2t/4 हो गया, प्लस यहाँ से a/2 जाने में t/12 लग रहा है, तो यहाँ से भी a/2 आने में और फर्दर कितना लगेगा t/12, तो आप वो 2t/4 प्लस t/12 ऐड कर लेते हो। इतना समझ पाए। इसको फेजर से कैसे करेंगे,
जब फेजर से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा हर बार, सर्कल का और बगल में एक स्ट्रेट लाइन का। ये बताइए आपका पार्टिकल कहां से कहां जाने में टाइम पूछा है? x इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस ए, और इसको हम बोलेंगे x इज इक्वल टू माइनस ए। हमें शुरू में क्या ये टाइम पूछा है कि इधर से जीरो से a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा, और यही वाला पॉइंट हमसे बोला था कि दिस वाज x इज इक्वल टू a/2। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्या ये डिस्टेंस a/2 ही है? तो अगर SHM में पार्टिकल यहाँ है, सर्कुलर मोशन में क्या पार्टिकल यहाँ होगा, तो आप सबसे पहले ये वाला फेजर बनाएंगे उसकी पोजीशन का। आ रहा है बात समझ में? अब यहाँ पे आपको क्या ये छोटा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसी का प्रोजेक्शन है क्या इधर? तो अगर ये a/2 है, ये भी कितना होगा? a/2। और हमारे SHM का एम्पलीट्यूड कितना है? a। क्या वही हमारे सर्कल का रेडियस है? तो ये वाला डायमेंशन भी कितना हो जाएगा? क्या इस ट्रायंगल को हम बना सकते हैं? इस ट्रायंगल से क्या हम एंगल निकाल सकते हैं बेसिकली? तो दिस इज a/2, दिस इज a, इसको कह दो थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? क्या हाफ आ जाएगा? दिस अपॉन दिस। और कितने डिग्री पे हाफ होता है? 30 डिग्री। तो SHM में a जीरो से a/2 जाना मतलब सर्कुलर मोशन में कितना एंगल घूम जाना? क्या 30 डिग्री? यहां तक समझ पा रहे हो कि इसमें यहां से इधर गए तो सर्कुलर मोशन में यहां से यहां पहुंच जाएंगे, कितना एंगल घूम जाएंगे हम? 30 डिग्री। हम सर्कल में 30 डिग्री एंगल घूमे, मतलब SHM में हम जीरो से कहां पहुंच गए? a/2। अब हमसे बोला है कि आपका टाइम पीरियड ऑफ मोशन कितना दिया हुआ है? 36 सेकेंड्स। टाइम पीरियड का मतलब अगर यहां से शुरू किया है, क्या घूम के वापस यही आने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 36 सेकेंड्स। कितना डिग्री घूम गया वो? 2 पाई रेडियंस या कितना डिग्री? तो 360 डिग्री घूमने में हमें कितना टाइम लगा? 12 सेकेंड, सॉरी 36 सेकेंड्स। तो 360 घूमने में लगा 36 सेकेंड। जब हम जीरो से a/2 जा रहे हैं, हम कितना घूम रहे हैं सर्कल में? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री घूमने में हमें कितना टाइम लग जाएगा? क्या हम यही लिख सकते हैं 360 बाय ये 36 बाय 360 इंटू 30, ये भी कितना आ जाएगा? क्या ये 36 बाय ये कितना 3 सेकेंड ही आएगा? क्या टी के टर्म्स में यही t/12 हो जाता? आ रहा है समझ में? आपसे पूछा था कि a/2 से अच्छा ये पूछ लेते कि यहां से a/2 से a जाने में कितना टाइम लगेगा। तो a/2 से a जाने का मतलब क्या हम ये बाकी का एंगल घूम जाए? ये रिमेनिंग एंगल कितना घूमते हम फिर? 60। तो अगर हम फर्दर आगे और 60 डिग्री घूम जाते तो क्या हम अब a/2 से कहां पहुंच जाते? अब यहां से प्रोजेक्शन कहां गिरता? ऊपर की ओर। तो कितना डिग्री घूम गए? 60 डिग्री। 30 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगा? t/12। क्या इसका डबल ही घूम रहे यूनिफॉर्म रेट से? तो इसका डबल घूमते तो टाइम कितना लगता? t/6। आया बात समझ में? और आपसे पूछा है कि a/2 से a/2 आने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तो एंगल भी क्या कम से कम होना चाहिए। दूसरा एंगल क्या ये बड़ा वाला था, तो मिनिमम टाइम के लिए एंगल भी कैसा होना चाहिए? मिनिमम। जब पार्टिकल फिर से यहाँ पे आता, क्या उसका प्रोजेक्शन फिर से यहीं पे पड़ता? तो हम कहते कि वो जब ये फेजर ऐसा ऊपर गया, शैडो ऊपर गया, फिर यहाँ जब पहुंचा तो इधर आया, फिर ये नीचे आया, और जब यहाँ आ गया तो यहीं आ जाएगा ये। तो यहाँ 60 अगर घूमे तो यहाँ भी फिर से कितना घूमते आप? क्या ये 60 ही घूमते? टोटल एंगल a/2 से a/2 आने में कितना घूमते? 120। 360 में अगर 36 लग रहा है, 120 उसका 1/3 है, तो आपको टाइम कितना लगता? 12 सेकेंड्स। आया समझ में? ये फेजर्स के यूज से है, इसको भी उतार लो।
दोनों मेथड्स पता हो देख लेना, कुछ क्वेश्चन फेजर से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। अरित्रा आया समझ में? अद्रिजा, प्राची, यही थोड़ा थोड़ा आता था। वो मैक्सिमम टाइम वाला क्या इसका डबल था? जो मैक्सिमम टाइम करवाया था क्या वो इसका डबल था? क्योंकि वो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, क्या 240? वो एंगल भी क्या इसका डबल है, तो वो टाइम भी इसका डबल ही आता है आपको। मैक्सिमम वो नीचे वाला एंगल, a/2 से a/2 आने का मिनिमम टाइम पूछा है, तो हम ये वाला एंगल ले लेंगे। मैक्सिमम पूछेगा तो अब यहाँ से घूम के यहाँ पे, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होता है आईशी? अगर ये 120 है तो ये क्या 240 होता, एंगल डबल तो टाइम भी डबल। ठीक है, ये किसी से जुड़ा हुआ ना क्वेश्चन पूछा था जेई मेंस में, देखो जरा कर पाते हो क्या? लैंग्वेज ट्रिकी है बस, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। बोलूं रोहित? अच्छा एक बात मुझे ये बताओ कि इसी क्वेश्चन में हमने तो ये बोला था कि पार्टिकल मीन से शुरू कर रहा है और a/2 जा रहा है, अगर वो बोलता a से शुरू करके a/2 आ रहा है तब कैसे करते? क्या रिजल्ट सेम ही होता? फंक्शन के हिसाब से कैसे करते फिर? तब कोसाइन वाला फंक्शन लेते, क्योंकि कोसाइन फंक्शन कब यूज करते? जब मोशन कहां से शुरू हो,
एक्सट्रीम से। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, a simple harmonic oscillator has an amplitude capital A, has an amplitude capital A oscillator. A simple harmonic oscillator has an amplitude capital A and time period 6 pi seconds, and time period 6 pi second. Assuming the oscillation starts from its mean position, the time required by it to travel from x is equal to a x is equal to a to x is equal to ये under root 3 by 2a will be the time required to travel from x is equal to a to x is equal to root 3 by 2a will be pi by x seconds, x का वैल्यू निकालना है, will be pi by x seconds. Find x. 2 1 मिनट रुक जाइए, आई थिंक सो। ठीक है, क्या बात है प्रीतम, पूरा फॉर्म में हो, सब फटाफट आंसर आ रहा है। ये एम्पली वो एक्सट्रीम से ए से रूट 3 a/2 आने में कितना टाइम लगेगा? किसके टर्म्स में? हाँ, तो यहाँ से जब पार्टिकल ए पे होगा तो उसका प्रोजेक्शन सर्कल में यहाँ पे होगा, जब वो यहाँ पहुंचेगा तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। आप ये वाला एंगल निकाल लें तो आपका काम हो जाएगा। क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं? ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू रूट 3 a/2 है, तो हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस क्या रूट 3 a/2 ही है? इसी में गड़बड़ करते बच्चे, ऊपर से डिस्टेंस रूट 3 a/2 ले लेते, फिर परेशान रहते। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है?
दिस इज √3/2 है, और ये हमारा रेडियस कितना होगा, a। क्या हम यहाँ पे ये थीटा बता सकते हैं? सो दिस इज एंड ऐसे घूमता है ना फेजर, तो जब एक्सट्रीम पे होगा तो उसका प्रोजेक्शन सर्कल में यहाँ पे होगा, फिर जब ये नीचे आएगा तो ये इधर आएगा। यहाँ के बाद तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा ना ऐसे। तो cos थीटा क्या √3a/2 आ जाएगा। cos का कितने पे वैल्यू होता है इतना, 30 डिग्री क्या, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, कुछ दिया है? टाइम पीरियड दिया हुआ है 6 सेकेंड्स। ये क्या पूरा 360 घूमने में लगा होगा, तो जब 360 डिग्री घूमे होंगे हमें टाइम कितना लगा, 6 पाई सेकेंड्स। 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगा होगा, 6 पाई/360। हम कितना डिग्री घूम रहे हैं, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में टाइम कितना हो जाएगा, 6 पाई/360 इंटू 30। आप इसको काट दीजिए कितना, 12 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा, पाई/2, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है यूजिंग फेजर्स। आई एम होपिंग ऐसे ही किया भी होगा। है सौम्यन? वो फंक्शन लेते तो आप कोसाइन लेके शुरू कर सकते थे, उसमें पुट कर देते, वहां से भी टी मिल जाता। कुछ बच्चों को फेजर से इजी लगता है, कुछ को इक्वेशन यूज करने में मजा आता है, तो जिसमें मजा आए उससे करो। इक्वेशन यूज करते तो सिंस मोशन है स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम, हम क्या यूज कर लेते, कॉस यूज करके आगे बढ़ जाते बस। एक क्वेश्चन और है ऐसा, फिर इससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा जिंदगी में। नहीं उससे नहीं, हमारे पास तो a/2 का रिजल्ट है, या तो √3a/2 के लिए फेजर बना के फिर याद रख लें। फिर बात वो है कि कितनी वैल्यूज के लिए याद रखोगे। लाइन वाला बस a/2 के लिए याद रखें, क्योंकि a/2 कई बार जेई मेंस में पूछा है, तो नीट में डायरेक्ट रिपीट कर सकते हैं a/2, इसीलिए a/2 पढ़ना है। अदरवाइज आप वो एक सिंगल फेजर वाला मेथड याद रख लें, उसी से जिसका पूछेगा आप बना के वो सॉल्व कर लें, तो इंपॉर्टेंट है वो मेथड। एक क्वेश्चन और लिखिए। समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है श्रेयसी, आ रहा है? लिखिए, if time period of SHM is 8 seconds, if time period of SHM is 8 seconds and the particle is at its mean position at t is equal to 0, if capital T is equal to 8 seconds and the particle is at its mean position at t is equal to 0, find the ratio of distances traveled in the first second, find the ratio of distances traveled in the first second, second of motion। पहला सेकंड और दूसरा सेकंड
फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड ऑफ मोशन, ऐसा वाला। डेल्टा एस एन में नहीं करते थे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट सेकंड और लॉ ऑफ ऑड नंबर्स यूज करेंगे क्या? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है क्या? पिछले ही क्लास में पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन एसएचएम में वेरिएबल है, आप लॉ ऑफ ऑड नंबर्स यूज नहीं करेंगे। फेजर बनाए, फेजर बना के थोड़ा दिमाग लगाए, हो जाएगा। इक्वेशन से ट्राई करो, मैंने इक्वेशन से सॉल्व करवाया नहीं है कभी ये, सो आई डोंट नो, मैंने हमेशा फेजर से ही करवाया, तो मुझे फेजर ही याद है। 2 साल से तो करवाया भी नहीं था, 3 साल पुराना नोट से मेरा, वहां से ढूंढ ढूंढ के करवाया। 1/√2 - 1 कैसे अर्चित आया इतना जल्दी? हाँ आंसर ठीक है। ठीक है, अच्छा वो फंक्शन में, वो भी एक मेथड है। क्या है आंसर? 1/√2 - 1। अगर टाइम इंटरवल कभी ऐसा मिल जाए कि वो मीन पोजीशन उसी के बीच में क्रॉस करेगा, तब डिस्टेंस इससे थोड़ा सा गड़बड़ आ सकता है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट देता है हमें। तब वो फिर थोड़ा, तब फिर फेजर से ही करना। अभी क्या है कि उसका टाइम पीरियड 8 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड में एक्सट्रीम पहुंचेगा वो, और आपको उसके पहले ही पूछा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्योंकि यूनी डायरेक्शनल मोशन है, पर 2 सेकेंड के बाद मोशन वो रिटर्न करेगा। तो उस केस में जब आपसे रेशियो ऑफ डिस्टेंस पूछेगा, तो ये वाली अप्रोच से गलत आएगा आंसर। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना। 1/√2 - 1। वो सेकंड सेकंड में निकाल के माइनस किया बस, इस फॉर्म का, इस फॉर्म का मैंने ए साइन π/4 इंटू किया, उससे माइनस किया, माइनस ए साइन π/4, तब वो इंटरवल में आएगा। फेजर से आया किसी का आंसर? आंसर ये है, मैं लिख देता हूँ साइड में, 1/, इधर से वो ग्राफ प्लॉट करके लाना पड़ेगा। बस फेजर में पोजीशंस प्लॉट कर लो। t = 0 पे यहाँ पर है, टाइम पीरियड कितने का है? 8 सेकेंड। जो वो t/4 होता था वही एंगल में 90 डिग्री होता है। t/4 क्या 2 सेकेंड्स था, मतलब 2 सेकेंड होता उसमें। कहने का मतलब t = 0 पे वो यहाँ होता, तो राइट एक्सट्रीम जाने में उसको t/4 लगता, फिर आने में t/4 लगता, यहाँ पे t/4 लगता और यहाँ पे t/4 लगता, और टोटल कितना हो जाता? 8 सेकेंड। क्या हम बोल सकते थे? 2 यहाँ लगता, 2 यहाँ लगता, 2 यहाँ लगता और 2 यहाँ लगता। जब हमने उसको 4 इक्वल टाइम इंटरवल्स में बांटा तो कितना मिला? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। यही t = 0 है। क्या हम इक्वल इस सर्कुलर मोशन को 4 इसमें बांट सकते हैं? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। आपको ये समझना है कि t/4 का मतलब कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री।
तो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पर है तो t/4 पे 90 डिग्री पे होगा और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 सेकेंड और 2 सेकेंड लगेंगे 6 सेकेंड यहाँ सॉरी 4 सेकेंड यहाँ होंगे 4 + 2 6 सेकेंड में यहाँ पे होगा और फिर से t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे वो घूम के एक SHM कंप्लीट करके मेन पोजीशन पे आ जाएगा। अब अगर 1 सेकेंड यहाँ है तो 1 सेकेंड क्या बीच में कहीं यहाँ होगा क्या इनका मिड पॉइंट ही होगा ये और ये एंगल कितना हो जाएगा फिर 45। अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया अब कुछ भी नहीं बचा इसमें। सो हैविंग नोन कि ये वाला एंगल 45 है तो ये अगर A है तो आप ये निकाल लो फिर साइन का भी नहीं बस 45 वो बाय अब पकड़ लिया आपने लॉजिक कैसे करना है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे शिफ्ट करवा दूं। सो दिस इज 45 का एंगल तो जब 1 सेकेंड पे यहाँ है तो t इज इक्वल टू 0 पे हम यहाँ है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हम यहाँ होंगे और अगर ये a है तो ये दोनों डिस्टेंसेस भी क्या इक्वल होंगे a/√2 होगा क्या तो ये डिस्टेंस a/√2 और ये भी कितना हो जाएगा a/√2 तो हाउ मच इज दिस डिस्टेंस a/√2 तो फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस हम कितना चले a/√2 ये टोटल डिस्टेंस कितना होता a होता अगर यहां तक आप a/√2 चले हो तो हाउ मच इज दिस रिमेनिंग डिस्टेंस क्या a माइनस a/√2 और ये कितना हो जाता √2a माइनस a अपॉन क्या √2 तो डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड कितना वर्टिकल डिस्टेंस है a/√2 डिस्टेंस कवर्ड इन दूसरा सेकेंड ये कितना निकाला हमने ऊपर a को कॉमन ले ले क्या ये √2 माइनस 1 अपॉन √2 है आपसे पूछा था डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड बाय डिस्टेंस इन सेकेंड तो आपका ये रेशियो कितना आ जाएगा 1 अपॉन √2 माइनस 1। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है इस चैप्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं बोलो आप फेजर्स पे कोशिश करें ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे ना वो फेजर से ही बनाने का कोशिश करें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो वो हैबिट में आ जाएगा नीट में बहुत इजी पूछता है क्योंकि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है यही SHM में चला हुआ डिस्टेंस है ना तो प्रोजेक्शन हमेशा कौन सा लेना है आपको वर्टिकल क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कुछ नहीं देगा आपको हमने वर्टिकल डायामीटर पे ही बोला था ना कि कोई डायामीटर जो हम वर्टिकल कंसीडर कर लेते इसी पे उसका शैडो SHM करेगा तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स आते जाएंगे ट्रायंगल्स के वही आपके डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन SHM होते जाएंगे ठीक है हाँ तो t इज इक्वल टू 0 पे वहां लेके फिर आप आगे उसको सोचेंगे हाँ अगर इनिशियल फेज कुछ दिया तो उतना टफ नहीं करेंगे आपको 1 मिनट में करना भी तो है ना सॉल्व कुछ एक क्वेश्चंस होंगे देखो आपको आप दिमाग में ये बिठा लो जैसा लास्ट ईयर का पेपर था आपको हर क्वेश्चन नहीं छूना है आप सेफली 25-30 क्वेश्चन कर लो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी और अगर वो डे अच्छा आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो चांसेस से लगभग बन जाएंगे बट अभी आपको वो एटीट्यूड रखना है कि नहीं कि हम ही जाके आग लगाएंगे और सब बना देंगे नहीं वो स्ट्रेटेजी गलत है उसमें क्या है कि आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगेंगे
आपको ये कोशिश करनी है कि मिनिमम टाइम में कहां से 4 नंबर उठा ले पहले, कि सिलेक्शन के लिए 25-30 सवाल, 25 सवाल इस बार भी बना लेते, बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते, क्योंकि फिजिक्स ही डिसाइडिंग हो गया था। तो आप कोशिश करें कि पहले वो 25 क्वेश्चन कौन से होंगे जो शायद 25-30 मिनट में ही हो जाए, उनको ढूंढ के फिर आप हार्ड वाले क्वेश्चंस को दो टाइम, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेंगे। मान के चल रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन फिर से टफ आएंगे, बट आपको सिलेक्शन के लिए जो बाकी 25 चाहिए वो आप ढूंढ के कर लोगे। और अप्रोच वैसा ही रखना, हर हर क्वेश्चन को नहीं बनाने का ईगो रखना है आपको। एनीवेज, टेस्ट वेस्ट है क्या कि आज क्लास जल्दी है? जाओ, ऑल द बेस्ट। केरोसिन का कॉन्टैक्ट क्या केरोसिन का एंगल। कांटेक्ट एंगल? ये तो पता नहीं, गूगल कर लो यार, याद तो मुझे भी नहीं है। वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल फॉर केरोसिन विद सॉलिड 0 लिखा हुआ है। पता नहीं, कहीं बुक बुक में तो पढ़ा नहीं मैंने। गूगल ही कर लो, उसको एज अ फैक्ट याद रख लो, और क्या। एक क्वेश्चन और कर लो, फिर मैं ब्रेक दे देता हूँ, ठीक है? ओ वॉलंटियर्स, क्वेश्चन लिखो अगला। कितने बजे आए हो? 9:30। टाइम का डिफरेंस निकाल रहे हैं, ब्रेक का आगे और पीछे। उसको सिमेट्रिक करना है। नहीं सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, उसका होगा तो ऐसा होगा। पहले का ज्यादा। हां पहले का ज्यादा। एक क्वेश्चन है, ओरल आंसर बताओ। ये पहले भी पूछा हुआ है मैंने, है ना? वंस मोर हो जाए। व्हेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम, the nature of the graph of velocity as a function of displacement will be। ठीक है, लिखो क्वेश्चन जो सॉल्व करना है। पूछा कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करेगा तो वो ग्राफ कैसा होगा। ऐसा ना एक था और उसमें आंसर से सर्कुलर था। सुपरपोजिशन वाला तो नहीं था। सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM में आता है वैसा रिजल्ट, उसमें एलिप्टिकल और कुछ कुछ आता है, वो लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं। और नीचे का जो ए और बी है वो सुपरपोजिशन ऑफ SHM से आएगा। एलिप्टिकल क्यों नहीं होगा, सर्कल की इलिप्स का तो इक्वेशन एक ही तो ये है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैसा है तो सर्कल बोलेंगे, मतलब x स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स में नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं, सेम होने से वो सर्कल ही बन जाता है। पिचका हुआ। एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, फिर ब्रेक ले लो। The velocity of a particle executing SHM, the velocity of a particle executing SHM varies with displacement. The velocity of a particle executing SHM varies with displacement as, ये फंक्शन दिया है, the time period of oscillation, the time period of oscillation is x by 7 seconds, x कितना, कितना 88। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग एसएचएम क्या था, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, उस फॉर्म में इसको लेके जाना है।
क्या पढ़ाया था आपको? 1D में क्या पढ़ाया था? अगर वेलोसिटी x का फंक्शन है तो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे? v इंटू उस फंक्शन से पहले dv बाई dx निकालो, या आप चाहो तो 4 को उधर भेज के पहले v निकाल लो, फिर dv बाई dx निकालो, वहां से a मिलेगा, उसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर रखो, वहां से कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, और वहां से ओमेगा निकालो, टाइम पीरियड निकालो। सर हम वो इक्वेशन से कंपेयर करके नहीं कर सकते? स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं दिया ना। हाँ तो उसको बना लीजिए। कैसे बनाओगी बताओ? सर मतलब ऐसे लिखिए सर 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 50 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर को उधर भेज दिए, ठीक है, तो उधर इधर 50 रहा, हाँ। 50 को नीचे भेज दिया तो इधर 1 रहा, अब उसको x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b अच्छा, उससे कंपेयर करने को, हाँ कर उससे सकती हो। ओमेगा 1/2 आएगा। उससे ओमेगा 1/2 आया। हाँ अब t निकालेंगे। हाँ कर सकती है, वैसे भी एक ये भी मेथड है। 4 पाई आएगा। हाँ x आएगा 28 पाई। इससे भी किया क्या किसी ने? हमने भी किया है क्या रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। v का वैल्यू है √50 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज v, और dv बाई dx मिला 1/√में 50 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स बाय 2, ये कट जाएगा और हमें मिलेगा a इज इक्वल टू माइनस, ओमेगा हाफ आया क्या? ठीक है फिर तो टाइम पीरियड 4 पाई आएगा। हम तो वही बोले जाते हैं। नहीं, मेरे पास न्यूमेरिकल आंसर था 88, आप वो बोल देती। हाँ वो 28 पाई है। मैंने सॉल्यूशन नहीं देखा था उसका, सॉल्यूशन देखता तो शायद बता देता। तो टाइम पीरियड आया कितना? 4 पाई। और हमसे क्या पूछा था, किस फॉर्म में टाइम पीरियड रिप्रेजेंटेड है? x/7। ठीक है, 28 88। हमने ना कंपेयर करके किया है। हाँ वैसे भी ठीक है, बात तो वही है, हम भी तो कंपेयर ही कर रहे हैं। थोड़ा सा मेथड ही वैसा है, v dv बाई dx करना है तो थोड़ा। अब वहां पे आपको अगर फंक्शन याद है तो आप उसको यूज कर लो। हाँ वो इक्वेशन फिर याद रखनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज आप 1D में पढ़ते v dv बाई dx। अब बात ये कि पैनिक सिचुएशन में क्या क्लिक करे जल्दी, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन पढ़ के सोच रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है तो और पैनिक हो जाएगा, फिर मतलब नहीं है। इन्विजिलेटर तो पागल है आधा, वो उसको बोलो ना, तू इन्विजिलेट करने लायक है क्या?